वास्तविक संख्या है। तो आइए सबसे पहले हम इसकी वास्तविक संख्याएं किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दर्शाया जा सके वो ऐसी संख्याएं वास्तविक संख्या कहलाती हैं। इसमें काल्पनिक भाग नहीं होते। काल्पनिक क्या है? काल्पनिक वही संख्याएं होती हैं जो अवास्तविक संख्या होती हैं। तो अवास्तविक संख्याएं जैसे अवास्तविक संख्याएं जैसे √-1 जिन्हें मान लिया गया है √-2 इस तरह की संख्या होती है। तो इसलिए वास्तविक संख्याएं में काल्पनिक भाग नहीं होता है। ऐसी संख्याएं जिसे संख्या रेखा पर दर्शाया जाए। संख्या रेखा आप जानते हैं, संख्या रेखा कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पर 0 होता है, इधर माइनस माइनस का इन्फिनिटी होता है और इधर प्लस का इन्फिनिटी होता है। इधर 1 2 3 4 इस तरीके से, इधर -1 -2 -3 -4 ऐसे ये चलता रहता है। तो वास्तविक संख्याओं की एग्जाम्पल में जैसे हम ये देख सकते हैं 2 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, फिर ऐसे और देख सकते हैं 2/3 हो गया। इसी तरीके से अब हम लोग बेसिक चीज़ जान लेते हैं जो इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, जैसे प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? ऐसी संख्याएं जिनका उपयोग हम लोग गिनने में करते हैं वो प्राकृतिक संख्या करती है। जैसे 1 2 3 4 इस तरीके की संख्याएं प्राकृतिक संख्या होती हैं। और जब हम प्राकृतिक संख्याओं 0 प्लस प्राकृतिक संख्या, जब प्राकृतिक संख्या में 0 जोड़ देते हैं तो वो पूर्ण संख्या बन जाती है। जैसे एग्जाम्पल दे देते हैं 0 1 2 3 4 इस तरीके से संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। और परिमेय संख्या क्या होता है? जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, p/q के रूप में, और q नॉट इज इक्वल टू 0, q 0 ना हो, ऐसी संख्या परिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 2/3 3/2 5/7 इस तरह की संख्या। और अपरिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें p/q के रूप में नहीं लिख सकते, p/q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे हो गया √3 √2 इस तरीके की संख्याएं होती हैं। अब बात यह आती है कि परिमेय संख्या तो वास्तविक संख्या होती है, यानी परिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं। वास्तविक संख्या तो परिमेय संख्या होती है, लेकिन अपरिमेय संख्या भी कुछ वास्तविक संख्या होती है। कुछ अपरिमेय संख्याएं वास्तविक संख्या होती हैं, लेकिन कुछ ऐसी संख्याएं अपरिमेय होती हैं जो वास्तविक नहीं होती हैं, जो काल्पनिक होती हैं। इसलिए हम अपरिमेय संख्याओं को वास्तविक की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। अब सम विषम भाज्य भाज्य ये बहुत छोटी चीजें हैं, लेकिन एक बार मैं रिवीजन करा देता हूँ। सम ऐसी संख्या जो 2 से कट जाए, 2 से कट जाए वो सम होता है। और जो 2 से ना कटे, 2 से ना कटे वो संख्या विषम होता है। तो सम का एग्जाम्पल जैसे हो गया 2 4 6 8 16 इस तरीके का सम होता है। और विषम हो गया जैसे 3 5 7 9 ये विषम हो गया। अब भाज्य और अभाज्य देखते हैं। सम विषम दोनों संख्याएं वास्तविक होती हैं और वास्तविक नहीं भी होती हैं, लेकिन अगर वो संख्याएं हैं तो वास्तविक है, इसलिए सम संख्या वास्तविक संख्या होती है, विषम संख्या भी वास्तविक संख्या होती है। अब भाज्य और अभाज्य देख लेते हैं। भाज्य क्या होता है? ऐसी संख्याएं जो खुद से कटे, एक से कटे और किसी तीसरी संख्या से भी कटे। जैसे ले लेते हैं 8, तो 8 2 से कटेगा, 4 से कटेगा, ठीक है, इस तरीके से। और 8 से भी कटेगा, 8 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा, ठीक है। तो इसलिए यह भाज्य है। और अभाज्य संख्या में जैसे 7 ले लेते हैं, तो 7 1 से कटेगा, 7 से कटेगा और किसी से भी नहीं कटेगा। भाज्य में और एक जैसे 12 ले, तो 12 1 से कटेगा, 12 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा। लेकिन यहाँ पर ले लेते हैं जैसे हम ले लेते हैं 2 ले लेते हैं, 2 1 से कटेगा, 2 से कटेगा और किसी से नहीं कटेगा। 9 बहुत लोग अभाज्य लगा देते हैं, लेकिन 9 भाज्य है, क्योंकि 9 1 से कटेगा, 9 से कटेगा, 3 से भी कटेगा। तो
इतना समझ में आ गया। अब आगे इस चैप्टर की ओर हम लोग चलते हैं। इस चैप्टर का मेन मोटिव ये नहीं है, ये तो क्लास 9th का है जिसे हम लोग रिवीजन कर रहे थे अभी तक। अब हम इस चैप्टर के पार्ट में चलेंगे। तो इस चैप्टर में हम इन्हीं 3 चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। इसी 3 चीज़ों को पढ़कर ये चैप्टर खत्म हो जाता है। पहला है यूक्लिड विभाजन परिमेय, दूसरा है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम और तीसरा है अंकगणित की आधारभूत प्रमेय। तो पहला यूक्लिड विभाजन प्रमेय का है जो, और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए करते हैं, एचसीएफ निकालने के लिए। और अंकगणित की आधारभूत प्रमेयिका का प्रयोग हम लोग एचसीएफ निकालने के लिए भी करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए भी करते हैं, और अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए, अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए करते हैं। अपरिमेयता सिद्ध करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। आइए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के बारे में जान लेते हैं। तो प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक प्राकृतिक संख्या, प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक जो एक प्राकृतिक संख्या हो a, कि कोई धनात्मक पूर्णांक a माना गया है, किसी अन्य धनात्मक पूर्णांक b से इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि शेषफल r तथा भागफल q प्राप्त होता है, जहां r 0 से बड़ा या बराबर। इसका मतलब क्या होता है? से बड़ा मतलब r 0 से बड़ा, r 0 से बड़ा या बराबर, मतलब या तो r 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा। और इसका मतलब तो छोटा जानते हैं, b से छोटा होना चाहिए r। तो इसका कुछ ज़्यादा मतलब नहीं है। इसका मतलब यही है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, यही इसका है सरल भाषा में। यही यहाँ पर भी लिखा है और डिफिनेशन में भी यही लिखा गया है। ये दोनों सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर एक को धनात्मक पूर्णांक के साथ साथ भाज्य माना गया है और b को भाजक, q को भागफल और r शेषफल है। तो इसका ज़्यादा मतलब नहीं। इसका मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, मतलब अगर किसी संख्या a मतलब a को मान लेते हैं, जैसे a ले लिया 16 ले लिया और भाजक ले लिया 4, ठीक है। तो इससे जब इसमें भाग करेंगे तो 4 चौक 16 और ये कट गया, तो इसका गुणा और प्लस यहाँ शेषफल 0 बचा है, लेकिन हम कट कुट लिख देते हैं। तो यही तो लिखा गया 4 गुणे 4 प्लस 0 बराबर 16, ये हो गया। तो एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 19 ले लिया और 3 से काटे तो 3 छक 18, 1 बचा। तो यहाँ पर इसका गुणा कराएंगे, 6 3 18 और एक शेषफल जोड़ देंगे। a बराबर बी क्यू प्लस आर, तो बी क्यू प्लस आर बराबर a मतलब 19। तो यही आएगा, ये भी 19, ये भी 19। तो यही इसमें बताया गया है और ज़्यादा कुछ खास नहीं है। ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम की बात कर लेते हैं। इसका कुछ खास मतलब नहीं है, ये यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से ही बना है। इसका मतलब आसान भाषा में ये होता है कि भाग विधि से एचसीएफ निकालना, यही है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। जैसे आपको 18 और 12 का एचसीएफ निकालना है, तो इसको कैसे निकालेंगे? छोटे को बड़े में सबसे पहले भाग देंगे, तो छोटा 12 12 यहाँ लिखेंगे, बड़ा 18 18 यहाँ लिखेंगे, फिर भाग देंगे 12 कम 12, तो शेषफल कितना बचा 6। और फिर से यही यहाँ पे जो रहेगा उसको यहाँ पे लाएंगे 12, फिर 6 दुनाई 12, यहाँ 0 बच गया यानी कट कुट हो गया। तो ये जो 6 यहाँ पे बचा है, जिससे कट कुट हुआ है, 0 हुआ है, तो ये हो जाएगा HCF, ये हो जाएगा HCF। जिसने इसको काट दिया, एकदम खत्म कर दिया, वही हो जाएगा HCF हमारा। तो यही विधि है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। इसी तरह एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे हम देख लेते हैं 162 और 162 देख लेते हैं, और देख लेते हैं कि जैसे ले लेते हैं 18 ले लेते हैं। तो अब 18 को 162 में भाग देंगे तो 18 करने में 18 18 गुना 36, इसी तरह पहाड़ा पढ़ेंगे तो 18 9
HCF क्या हो जाएगा, इसका HCF 18 हो जाएगा, 18 और 162 का। ठीक, तो इसी तरीके से यही यूक्लिड विभाजन। आगे हम इस पर और क्वेश्चन करेंगे। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन आपके सामने लिखे हैं, इनको हम करने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि 275 और 255 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम मतलब भाग विधि के द्वारा, तो इसको भाग विधि के द्वारा ज्ञात कर लेते हैं। तो सॉल्यूशन क्या होगा, तो 255 275 में से 275 बड़ा है, 255 छोटा है। तो अब इसको इससे भागेंगे तो एक बार जाएगा, तो 255, फिर इसको बढ़ाएंगे तो 0 2 कट गया। फिर 20 में इसको यहाँ पर ले करेंगे 255, फिर इससे भाग देंगे 20 1 20, 5 5 5 40। अब यहाँ पर क्या बच गया, 15 बच गया। अब 15 से फिर 20 में भाग देंगे तो 15, फिर क्या बच गया, 5 बच गया। अब 15 से भाग देंगे तो 5 या 15 कट जाएगा, यानी कि हमारा HCF क्या हो गया, 5 हो गया। तो HCF 5 आ गया। यहाँ वाला आंसर नहीं होता है, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ का आंसर लिख देते हैं, ये आंसर नहीं, ये आंसर हो गया। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यही है। तो बोर्ड पेपर में आ जाता है, तो इसी तरीके से सॉल्व करके HCF 5 लिख के गोला बना के आंसर। अब हम लोग दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि वह महत्तम संख्या बताइए जो इन दोनों को विभाजित करती है। मतलब वह बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिससे ये दोनों कट जाए। तब भी यही करना होगा, HCF निकालना होगा, चाहे जिस विधि से निकालिए। इस विधि से निकालते हैं तो भी सही, कि कोई और विधि हो उससे निकालते हैं तो भी सही। अब वह संख्या जिसको 61 से विभाजित करने पर भागफल 27 तथा शेषफल 32 आता है। तो हमने यूक्लिड विभाजन परमेयिका में क्या पढ़ा था, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल, ये तो पढ़ा था हमने यूक्लिड विभाजन परमेयिका में। तो यहाँ पे वह संख्या जिसको 61 से विभाजित करने पर, 61 से विभाजित किया जा रहा है। तो 61 क्या है, 61 है भाजक, और भागफल 27 दिया है, शेषफल 32 दिया है। और वह संख्या मतलब भाज्य पूछा है, यानी भाज्य बराबर भाजक 61 भागफल 27 प्लस शेषफल 32। अब इसका गुणा कराएंगे तो गुणा कराएंगे तो क्या होगा, 61 गुणे 27 7 7 7 6 42, 2 2 2 6 12 7 4 6 1 1647। 1647 में हम 32 जोड़ेंगे तो 7 2 9 4 3 7 6 1, तो 1679 हमारा भाज्य हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आंसर। तो इसको ऐसे घेरा बना लिखेंगे, वह संख्या 1679 है, वह संख्या 1679। ठीक है, अब इसको देखते हैं। यदि 657, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो अभी मैं बताता हूँ। 657 और 963 के HCF को इस फॉर्म में लिखा जाता है, प्रकट किया जाता है, तो यक्स का मान क्या है। तो इसी के HCF को, तो 657 और 963 के HCF को तो इस तरीके से लिखा गया है, तो इसलिए इसका HCF सबसे पहले निकालेंगे, चाहे जिस विधि से निकालिए। तो पहले 963 और इसका 657 का HCF निकालेंगे। 57, फिर क्या हो गया, 13 में से 7 गया 6, फिर यहाँ पर बचा 5, 0 हो गया, 9 में से 6 गया 3, तो 657। फिर 2 बार जाएगा तो 612, 5 4 कट गया, 306, तो 45 गुना 90, 45 तो यहाँ कितनी आ जाए, 9 10 बार नहीं जाएगा, 9 बार भी नहीं जाएगा, 7 बार जाना चाहिए। 7 बचे 35 के 5 3 हासिल, 28 3 11, 6 बार जाएगा।
बचेंगे 3 यहाँ से, 4 चौके 24, 3 27, तो यहाँ पर 6 बच गया, 10 में से 7 गया 3, 36 और 45 में डिवाइड करेंगे। फिर यहाँ से हम इसको यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 36 और 45 को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 36 से करने 36 बच गया 9 और आ गया 36, तो 936 कट गया, तो यानी HCF हमारा 9 होगा। तो यानी इसके HCF को इस फॉर्म में लिखा जाता है, यानी इसका HCF 9 है तो 9 को ही इस फॉर्मेट में लिखा गया है। तो अब इसकी वैल्यू क्या दी गई है, 65,657 यक्स प्लस 963 गुणे -15 को ही हम लोग 9 लिखते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे। अब इसको सॉल्व करने के लिए पक्षांतर आना चाहिए, तो पक्षांतर आप लोग पढ़े होंगे। 657 यक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे आएगा माइनस हो जाएगा, माइनस उधर लेकर जाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 9 प्लस 963 गुणे 151, तो 657 यक्स इज इक्वल टू 9 प्लस 9 करो 963 और 9 इसका सिर्फ 9 कॉमन लेंगे तो 1 प्लस गुणे 151, 9 से इसे काट देंगे, 9 से काटेंगे तो क्या आएगा, तो 963 9 3 27, 73 यक्स इज इक्वल टू 107 गुणे 151 से गुणा कर देते हैं, 107 का 151 में गुणा करेंगे तो 7 0 1 5 7 35 के 5 5 0 3 5 5 107 7 5 7 10 11 के 81 इतना आएगा। और इसमें एक जोड़ना है 16 1 5 8। अब इसको इससे डिवाइड कर देंगे, बस एक्स का मान आ जाएगा, एक्स का मान यहाँ से क्या होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को लगा रखें, ये कैलकुलेशन करवाता है। बाकी इतना कठिन क्वेश्चन आएगा नहीं बोर्ड में कभी भी, कैलकुलेशन है इसमें केवल, बस और कुछ नहीं है। तो इसका वो समझ में आएगा, पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो पहले जो दिया है उसका मान निकालेंगे, इसका HCF दिया है तो HCF निकालेंगे, फिर इसको उसी के बराबर करके तो करेंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, तो आइए इनको डिस्कस करते हैं। वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन अगर हम इनमें कन्फ्यूजन पाल लेते हैं तो ये क्वेश्चन हमको कठिन लगने लगते हैं, जिससे इस क्वेश्चन को भी हम लोग गलत कर देते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को जल्दी से करते हैं। तो कह रहा है वह महत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5, 7 है। सबसे पहले कहा है कि वह महत्तम संख्या ज्ञात, महत्तम संख्या ज्ञात करने का मतलब HCF ज्ञात कीजिए, HCF। इससे क्या पता चलता है, महत्तम संख्या से पता चलता है कि हमें HCF ज्ञात करना है। और जिससे 2053 तथा 967 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 5 तथा 7 आता है। तो शेषफल कब आता है, जब वो कटता नहीं। जैसे मान लेते हैं, जैसे हम 38 को अगर 4 से भाग दें तो 4 9 36, तभी तो 2 शेषफल आया। तो अगर हम इसमें से 2 घटा दें, जैसे 38 में से 2 घटा दिए और 36 कर दिए, तो ये 4 से पूरा कट जाएगा। तो ये भी तो कहा है कि वह महत्तम जिससे इसको भाग देने पर 5 तथा 7 है। तो अगर इससे इसको घटा देते हैं तो पूरा कट जाएगा, फिर इसको जोड़ देंगे तो फिर शेषफल वही आ जाएगा। इसलिए हम इसमें से 5 को तथा इसमें से 7 को घटा देंगे सबसे पहले। अब 2053 में से 5 को घटाइए तो क्या आ जाएगा 2048, और इसमें से 7 को घटाइए 967, इसमें से 7 को घटाएंगे तो 960 आ जाएगा। अब HCF इसका लेना है, पहले ही पता है, तो इसका HCF ले लेंगे। इसका HCF कैसे लेंगे ये बताया था मैंने, पहले 2048 लिखेंगे, फिर 960 से उसमें भाग देना शुरू करेंगे। तो 9 दूनी
18, 6 दूनी 12, 1920 आ जाएगा। 2 6 12 दोनों उठा देंगे। अब इसमें क्या होता है 48 और 80, तो 8 4 12, 128 बचना चाहिए। फिर आप 128 से 960 में भाग देंगे, तो अब क्या आएगा, अब शायद एक रहना चाहिए 8 8 का ध्यान चाहिए। 8 64 की 4 6 4 में 16 16 6 22 की 2 2 आ जाएगा कहीं 8 नहीं पड़ा नहीं 6 बार है 60 48 4 6 12 4 16 के 6 1 5 6 6 7 में अगर लेकर जाएँ तो कितना आ जाएगा 7 बार लेकर जाएँ 7 7 8 56 के 6 5 8 7 14 5 19 की निकाले करेंगे 4 8 7 बार लेकर जाएंगे सही 7 बार तो 7 8 56 के 6 5 8 14 5 19 की 9 1 8 और 7 1 7 8। अब इससे घटाएंगे तो आ जाएगा 64 से 128 में भाग देंगे तो 64 दूना 128 ये कट जाएगा, यानी हमारा एससी हो गया 64। तो अतः वह महत्तम संख्या है। अभी इसका लैंग्वेज में सही से लिख दूंगा, उसको आप लोग नोट करिएगा, अभी मत नोट करिएगा। इसी तरह इसको भी करेंगे, जैसे ये का वह महत्तम संख्या याद कीजिए, जैसे इससे भाग करने पर शेषफल 7 11 15 आता है, तो ऐसे 7 को इसमें से घटाइए तो 391 और क्या आएगा, इसमें से 436 में से 11 घटाइए तो आएगा 406 5 425 और 542 में से 15 घटाएंगे तो आ जाएगा 527। अब इसका एचसीएफ ले लेंगे बस वही आंसर। अब 3 अंक का जब एचसीएफ लेते हैं तो सबसे पहले 2 का एचसीएफ लेते हैं, इन दोनों का लेंगे, फिर जो आएगा फिर उसके साथ इसका एचसीएफ ले लेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। और बाकी नहीं तो आगे हम आधारभूत अंकगणितीय प्रमेयिका पढ़ने वाले हैं, तो उससे ये तीनों एक साथ हो जाएगा, आगे लिखनी पड़ेंगे उसको, अभी इससे ही करेंगे। और एक चीज़ और बताना था, ये जो भाग है इसको लिखने का एक और तरीका है, जैसे इसको भी लिख रहे हैं ना, तो इसी को इस तरह भी लिख सकते हैं, जैसे 2048 बराबर 960 गुणे 2 प्लस 128। तो अब इस 960 को फिर यहाँ लिखेंगे और फिर 128 को 960 की तरफ लिखेंगे, फिर गुणे जो आया है 7 तो 7 लिखेंगे प्लस यहाँ जो बचा है 64, ऐसे फिर 128 यहाँ लिखेंगे, फिर 64 यहाँ लिखेंगे, फिर 2 फिर प्लस 0। तो जब यहाँ 0 आ जाएगा तो ये जिससे गुणा किए हैं यही हमारा एचसीएफ हो जाता है। यही चीज़ ये भी है, लेकिन ये थोड़ा कॉपी में रहेगा तो देखने में अच्छा लगता है, तो इस तरीके से जब लगाते हैं तो देखने में थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है, तो बोर्ड पेपर में इस तरह लगाने पर और 4 चांद लग जाता है क्वेश्चन। तो उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो आइए मैं इसको लिख देता हूँ जिससे आप लोग नोट कर सकते हैं। होमवर्क रहेगा, इसको घर पे जाएंगे, जिस तरह मैंने इसको लिखा है उसी तरह से इसको लिखेंगे और इसको सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे देखिए एक और क्वेश्चन मैंने लिख दिया है। वैसे तो इस प्रकार के क्वेश्चन बोर्ड के हमें पूछे नहीं जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ। तो देखो, किसी धनात्मक पूर्णांक n के लिए सिद्ध कीजिए कि n³ - n 6 से विभाजित है। तो विभाजित वाले क्वेश्चन या इस प्रकार के क्वेश्चन जब आए तो तुरंत आप लोग पहले खोपचा बनाइए यहाँ पर और लिखिए, ऐसे खोपचा बनाइए और लिखिए, देखिए वैल्यू पुट करके, इस प्रकार के क्वेश्चन में वैल्यू पुट करके सिद्ध करना है। इसको आप लोग लिख लीजिए, छोटा कर दें थोड़ा खोपचा में,
वैल्यू पुट करके करना है इस तरह के क्वेश्चन। तो कैसे वैल्यू पुट करना है, तो सबसे पहले देखिए क्या कहा है, धनात्मक पूर्णांक यन है। तो यन क्या है, यन एक धनात्मक पूर्णांक है। यन एक धनात्मक पूर्णांक यानी यन 1 2 3 4 5 6 इसमें से कुछ होगा, ऋणात्मक 0 नहीं होगा। तो फिर सिद्ध कीजिए यन क्यूब माइनस यन 6 से विभाजित है। तो हम अगर 1 मिनट के लिए यन बराबर 1 ले लेते हैं, क्योंकि धनात्मक पूर्णांक है तो कोई भी ले सकते हैं, तो यन बराबर 1 लेंगे तो इसका वैल्यू क्या होगा, यन क्यूब माइनस यन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस 1 बराबर 0। तो 0 6 से विभाज्य है, ठीक। और यन बराबर 2 ले लेंगे तो यन क्यूब माइनस यन बराबर क्या हो जाएगा, 8 में से 1 गया 7, 8 में से 2 गया 6, और 6 भी 6 से विभाज्य है। और अगर यन बराबर 3 ले लेंगे तो यन क्यूब माइनस यन बराबर हो जाएगा 27 माइनस 3 24, जो कि 6 से विभाज्य है। और अगर यन बराबर 4 ले लेंगे तो यन क्यूब माइनस यन बराबर हो जाएगा 4 चौक 16 चौके 64 माइनस 4 बराबर 60, जो कि 6 से विभाज्य है। तो यन बराबर 5 ले लेंगे तो यन क्यूब माइनस यन बराबर 125 माइनस 5 बराबर 120, जो कि 6 से विभाज्य है। यहाँ पे ये लिखना है जो कि 6 से विभाज्य है। फिर यहाँ पर भी लिखना है जो कि 6 से विभाज्य है। ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी, ऐसे यहाँ पर भी लिखना है। यही चीज़, यही जो कि 6 से विभाज्य, जो कि 6 से विभाज्य, जो कि 6 से विभाज्य, जो कि 6 से विभाज्य। तो जैसे अभी तक विभाजित होगा ऐसे आगे भी होता रहेगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि इसी प्रकार आगे आने वाली सभी संख्याएं 6 से विभाज्य होंगी। फिर यहाँ पे जब सिद्ध हो जाए, अब सिद्ध हो गया कि सभी संख्याएं 6 से विभाज्य हुई, यही तो सिद्ध करना था। तो या तो HP लिख देंगे हेंस प्रूव्ड, या फिर लिख देंगे या HP लिखेंगे या फिर इति सिद्धम। तो ये थोड़ा अंडर हमको लगता है, कभी सिद्धम गलत भी लिख देते हैं, तो इसलिए हम HP लिख देते हैं। तो इस प्रकार से इसको सिद्ध किया जाता है। अभी प्रूफ होगा। तो यह एक और क्वेश्चन आप लोगों के सामने कि दर्शाइए कि प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m तथा प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m + 1 के रूप का होता है, जहाँ m कोई धनात्मक पूर्णांक है। तो इसमें भी वही पिछले वाले क्वेश्चन की तरह करना है, वैल्यू पुटिंग। तो सबसे पहले कि प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक 2m, तो m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। तो m क्या दिया है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। तो यानी यम 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, लेकिन धनात्मक होगा। तो प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होगा। तो अब 2m में सबसे पहले चेक कर लेते हैं। 2m में अगर m बराबर 1 लेंगे तो 2m बराबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि सम है, जो कि समपूर्णांक है। और फिर अगर m बराबर 2 लेंगे तो 2m बराबर 4, फिर यहाँ पे लिखेंगे जो कि समपूर्णांक है। m बराबर 3 लेंगे फिर 2m बराबर 6, जो कि समपूर्णांक है। m बराबर 4 लेंगे तो 2m बराबर 8, जो कि समपूर्णांक है। m बराबर 6 लेंगे तो 2m बराबर
12 जो कि समपूर्णांक है। तो फिर लिखेंगे इसी प्रकार आगे की सभी संख्याएं सम होंगी। अतः प्रत्येक धनात्मक पूर्ण समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। अतः प्रत्येक धनात्मक समपूर्णांक 2m के रूप का होता है। तो ये सम वाला सिद्ध हो गया। अब विषम वाले में भी m बराबर 1 लेंगे पहले। 2m प्लस 1 बराबर 3 हो जाएगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है। m बराबर 2 ले लेंगे तो 2m प्लस 1 बराबर 2 दूनी 4 5, जो कि एक विषम पूर्णांक है। 2m बराबर 3 ले लेंगे तो 2m प्लस 1 बराबर 7 हो जाएगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है। तो m बराबर 4 ले लेंगे तो 2m प्लस 1 बराबर 9 हो जाएगा, जो कि एक विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसी प्रकार आगे भी चलता रहेगा। फिर यही वाला यहाँ पर लिखिए, इसी प्रकार आगे की सभी संख्याएं विषम होंगी। अतः प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक 2m प्लस 1 के रूप का होगा। अब यहाँ पर ऐसे EHP लिख देंगे पूरा क्वेश्चन समझने, यानी कि प्रूफ हो गया है। तो इस प्रकार से दोनों क्वेश्चन को प्रूव करेंगे। अब आप लोगों को एक अप्रोच मिल गया, अगर इस तरह की कोई भी संख्याएं दिखती हैं तो उसको तुरंत सॉल्व कर लेंगे। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सम संख्या जो होगा तो 2m के रूप का होगा, और विषम संख्या जो होता है 2m प्लस 1 के रूप का होता है। ये सिद्ध कर जाएगा। चाहिए तो इसको क्वेश्चन ना लिखिए, इसको एक हेडिंग बना के लिख लीजिए, प्रूफ भी करा लेंगे। प्रूफ ही करा लेंगे। प्रूफ पे स्पेलिंग लगता है गलत है, पता नहीं क्या है, आप लोग इस पर फोकस करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सम संख्या 2m के रूप का होता है, विषम संख्या 2m प्लस 1 का। ये कम से कम 100 बार इस्तेमाल होगा पूरे क्लास टाइम में। तो इसको एक बार नोट करेंगे सभी लोग। तो आइए एक नया टॉपिक शुरू करते हैं, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। तो इसकी लैंग्वेज पर ना फोकस करते हुए इसके अनुप्रयोग पर फोकस करते हैं, क्योंकि अनुप्रयोग से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इसके मुख्यतः तो 3 अनुप्रयोग होते हैं, लेकिन 3 अनुप्रयोग होते हैं। एक पहला अनुप्रयोग होता है LCM व HCF निकालना। दूसरा संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना। और तीसरा होता है संख्याओं का मानक रूप। तो इससे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, और इससे 5 स्टार लगा लीजिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। हर साल पे क्वेश्चन आता है इससे, हर साल। ये सोचिए कि इससे फिक्स है एक क्वेश्चन आएगा बोर्ड में, और इससे
इससे थोड़ा कम आएगा, इसलिए इस पर हम 3 स्टार लगाते हैं। लेकिन इससे तो एकदम फिक्स है, ये क्वेश्चन बोर्ड में आएगा 2024 में, और इससे भी आ सकता है, थोड़ा कम चांसेस है। तो हम एक एक करके इन सभी को पढ़ते हैं। इसकी उत्पत्ति CF गास ने की थी। ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है और बोर्ड कभी पूछेगा भी नहीं, लेकिन ऐसी जानकारी के लिए जान लीजिए। और LCM HCF निकालने में, जैसे LCM एंड HCF, अभी तक LCM HCF निकालने के लिए यूक्लिड विभाजन परिमेयिका के द्वारा भाग विधि से निकाला जाता है। तो ये गुणनखंड विधि है, ओनली गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि। इसमें क्या किया जाएगा, जैसे मान लीजिए 24 और 32 का निकालना है, ठीक है। तो 24 का पहले गुणनखंड करेंगे, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, और 32 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। और इसमें जो कॉमन होगा 1 2 3 कॉमन, तो एक जोड़ा 2 का कॉमन है और एक और जोड़ा 2 का कॉमन है और एक और जोड़ा 2 का कॉमन है, तो ये हो जाएगा 8। तो इसका HCF हो जाएगा 8। और LCM कैसे निकालेंगे, LCM भी इसी से निकाल सकते हैं। LCM के लिए बस ये जो कॉमन लिए हैं इसको लिखिए ऐसे, और फिर जो बचा है उसको भी लिख दीजिए, 3 गुणे 2 गुणे 2। अब 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 तीन 96 इसका LCM हो जाएगा। इस तरीके से इसको निकालते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 48 और 54 का। तो पहले 48 को तोड़ेंगे, तोड़ने के लिए ये वाला विधि, 48 तो 2 दूनी 4 2 चौका 8, 2 दूनी 4 2 6 12 2 3 6 3 3। तो ये जो होगा यही इसका टूटा हुआ रूप। तो 48 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, यही तो लिखे हैं। अब ऐसे 54 को भी तोड़ेंगे, तो 54 को तोड़ेंगे तो क्या आएगा, तो 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, यही आएगा 54। तो इसमें कॉमन क्या है, केवल 3 कॉमन है, तो ये 3 क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा 3। और LCM क्या हो जाएगा, 3 कॉमन है, 3 ले लो, और सब का और सब। अच्छा एक और नहीं से गलती हो जाएगी, 3 कॉमन है और 2 भी कॉमन है, तो ये HCF क्या हो जाएगा, और कुछ काम है नहीं, HCF क्या हो जाएगा, 3 गुना 6 हो जाएगा HCF। और LCM 6 गुणे, फिर जो बचा है 3 1 का 9 2 18 2 36 2 72 72 छक्का 6 2 12 के 2 1 हाथ 6 7 42 1 43 432 इसका LCM हो जाएगा। तो यही है LCM और HCF का। और इसका बहुत अच्छा एक फार्मूला होता है, इस फार्मूले से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। LCM गुणे HCF बराबर संख्याओं का गुणनफल। ये यही लिखा है, देखो LCM में क्या हो रहा है, कॉमन वाला आ जा रहा है और उसका गुणा कर दिया जा रहा है, और HCF में कॉमन वाला है तो इसका दोनों का गुणा करा देंगे तो संख्याओं का गुणा हो ही गया। तो वही कह रहा है LCM, जो संख्याओं का LCM, जैसे इसका LCM 6 निकला है और LCM 432 और HCF 6, तो 432 गुणे 6 बराबर क्या हो जाएगा, 6 गुणे 12 के 2 1 6 3 18 19 के 9 24 25 25 92 हो गया। तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो भी 25 92 आएगा, चाहे गुणा करके देख लीजिए। 48 गुणे 54, 4 32 के 2 3 हाथ से 4 चौक 16 3
19, 5 40 के शून्य, 4 हासिल, 5 20 4 24। दो इसका गुणा जब कराएंगे तो भी 2500 में आएगा और इसका गुणा कराएंगे तो भी 2500 में आएगा। इसी प्रकार इसका भी इसमें भी होगा। जब 24 और 32 का गुणा कराएंगे, 24 और 32 4 24 72 768 और इसका एलसीएम 96 और एचसीएफ कितना है? एचसीएफ 8 है सर, एचसीएफ 8, 96 गुणे 8 करेंगे तो 768 आएगा। 8 से 48 के 8, 4 हासिल, 8 72 4 76। इसी तरह ये फॉलो करता है, तो इसमें कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, बस ये इम्पोर्टेंट है। और गुणनखंड विधि से तो आप जानते होंगे, रिवीजन भी मैंने करा दिया। तो इसको उतार लीजिए, बस इसको, ठीक। तो आइए यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन, दो संख्याओं का एचसीएफ 27 तथा एलसीएम 162 है। यदि एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो अभी मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल। तो एलसीएम क्या दिया है? एलसीएम 162, एचसीएफ 27 और एक संख्या 54 है और दूसरी संख्या को यक्स मान लीजिए। माना दूसरी संख्या यक्स है, यहाँ पर लिख दीजिएगा, माना दूसरी संख्या यक्स है, इस तरीके से लिख देना है। फिर 162 गुणे 27 बराबर 54 गुणे यक्स बनेगा। अब इसको काटेंगे तो 27 दूना 54, तो x बराबर 165/2, तो x बराबर 81 आ जाएगा। तो दूसरी संख्या 81 है, ये हो जाएगा आंसर। तो और ये देखिए, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात क्या होगी? तो 144 का अभाज्य गुणनखंड कीजिए पहले। 144 तो 214 2, 2 से 2 3 6 36, 2 से 18, 2 से 9 होगा, 3 3 3 1 होगा। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 बराबर 144 होता है। यही तो 2 की घात कितनी है? तो 2 के पावर 4 गुणे 3 के पावर 2 बराबर 144। तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 2 की घात कितनी है? 4 है, यानी आंसर क्या हो जाएगा? 4। अब इस क्वेश्चन को देखिए, दो संख्याओं का एचसीएफ 16 तथा गुणनफल 3072 है, उनका एलसीएम क्या होगा? तो दो संख्याओं का एचसीएफ, तो एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ 16 है, एलसीएम याद करना है, संख्याओं का गुणनफल 3072 है। तो एलसीएम बराबर, इसको 75 करेंगे, 3072 को 16 से डिवाइड करेंगे, तो 16 दूनी 32 नहीं जाएगा, तो 16 करने में 16 14 बचा, 16 9 144, 3 बचा, 16 दूनी 32, तो एलसीएम क्या हो जाएगा? 192। ये हो गया हमारा आंसर। इसी तरीके के क्वेश्चन आपको अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय के एलसीएम वाले पार्ट में मिलेगा, इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा, इसको नोट करिए। संख्याओं की अपरिमेयता सिद्ध करना, तो इसको लैंग्वेज से नहीं समझाया जा सकता, इसको क्वेश्चन के माध्यम से ही समझाया जा सकता है। इसलिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा है मैंने कि सिद्ध कीजिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इसका एक मेथड होता है, उसी मेथड से करेंगे तभी सॉल्व होगा। तो वो मेथड
अभी मैं 2-3 क्वेश्चन करवाने वाला हूँ, उससे आप लोग सीख जाएंगे। तो सबसे पहला होता है कि इसको परमीय संख्या मान लो। मेथड यहाँ पे मैं मेथड में लिखा देता हूँ। पहला काम क्या करना है, परमीय संख्या मानना है। तो पहले क्या करेंगे, माना √3 एक परिमेय संख्या है। तो जब ये परमीय संख्या हो जाएगा तो परमीय संख्या को p/q के रूप में लिख सकते हैं। तो इसलिए √3 बराबर p/q हो सकता है और q नॉट इज इक्वल टू 0। फिर इसको p/q के रूप में लिखा जा सकता है, p/q के बराबर करके हम इसको स्क्वायर कर देते हैं। तो दोनों बच्चों का वर्ग करने पर, तो जब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा और p/q का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, इसका स्क्वायर p²/q²। और q स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, q स्क्वायर को q गुणे q लिख सकते हैं ना। तो ऐसे इसको भी लिख देंगे 3 = p²/q गुणे q। और अब एक q को इधर लेकर चले जाएंगे तो 3q बराबर p²/q। अब देखिए 3q एक पूर्णांक है, पूर्णांक ही तो होगा, 3q पूर्णांक दिख नहीं रहा है, पूरा अंक है, 3q पूर्णांक होगा। तो चूंकि 3q एक पूर्णांक है, ऐसे लिखना है जैसे मैं लिख रहा हूँ, इसलिए चूंकि लगेगा, इसलिए p²/q भी एक पूर्णांक होगा। फिर इसी के नीचे ही लिखना है, लेकिन मेरे पास जगह नहीं इसलिए मैं बगल में लिख दे रहा हूँ। लेकिन हम जानते हैं कि p²/q एक भिन्न है और भिन्न कभी पूर्णांक नहीं हो सकता। इसलिए यह अवधारणा गलत है। इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या है। हेंस प्रूव, इसको जरूर लिखना है सिद्ध करने वाले क्वेश्चन में। इसी तरीके से तो पहला मेथड परमीय संख्या मानना है, दूसरा स्क्वायर करना है, मतलब वर्ग करना है, वर्ग करना है। फिर तीसरा एक तरफ पूर्णांक बनाना है। यही 3 मेथड। फिर लैंग्वेज लिखना है, फिर चौथा लैंग्वेज लिखना है। लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ये जो मैंने लिखा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन √3 ये कम से कम 10 बार आया होगा बोर्ड के ऊपर, 10 बार। तो अब की बार भी आएगा, ये जानिए। यही सेम क्वेश्चन √3 को, इसी प्रकार के और भी क्वेश्चन है जो कि बार बार आते रहते हैं। तो इसको एक बार के लिए नोट कीजिए। तो इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और है आपके सामने, इसको भी आइए सिद्ध करते हैं। तो सबसे पहला मेथड क्या बताया था मैंने कि इसको एक परमीय संख्या मानना है। तो माना 2 - √3 एक परिमेय
क्यू के बराबर करना है, और जहाँ क्यू नॉट इज इक्वल टू जीरो, क्यू जीरो नहीं है। फिर क्या करना है, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करना है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो इसका वर्ग करेंगे तो 2 माइनस अंडर रूट 3 का वर्ग बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 3 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 4 अंडर रूट 3 बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। फिर 4 3 7 माइनस 4 अंडर रूट 3 इज इक्वल टू पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। अब इसको इधर लेकर आएंगे, 4 माइनस अंडर रूट 3 को इधर लेकर आएंगे और इसको इधर लेकर जाएंगे, तो 7 माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अंडर रूट 3। अब इसको इसमें से घटाएंगे तो 7 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर, और इस 4 को नीचे नहीं आएंगे तो नीचे 4 क्यू स्क्वायर इधर अंडर रूट 3। अब यहाँ का लैंग्वेज बदल जाता है, इसलिए मैंने बाद में लैंग्वेज मेथड में लिखा दिया है। इतना करने के बाद अब इधर ये क्या है, अंडर रूट 3 को भी हमने सिद्ध किया है कि एक अपरिमेय संख्या है। तो इसमें लैंग्वेज क्या लिखेंगे कि चूंकि इसी के नीचे रहेगा लेकिन हम बगल में लिख दे रहे हैं, जगह नहीं, चूंकि अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए 7 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर भी एक अपरिमेय संख्या होगी। फिर लिखेंगे लेकिन हम जानते हैं कि यह एक, यह किधर पे मतलब यह मतलब 7 क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। फिर लिखिए अतः यह अवधारणा गलत है, इसलिए 2 माइनस अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। फिर हेंस बस इतना करने के बाद तो ये 2 क्वेश्चन लिख दिया है, और अब ये चैप्टर समाप्त हो गया है बिल्कुल भी। अब मैं कुछ PYQ यहाँ पे लाऊंगा, और जो बोलने लायक रहेगा उसे बोल कर समझाऊंगा, और जो लिख कर समझाने लायक रहेगा उसे लिख दूंगा, आप लोग ट्राई कर लीजिए। बाकी हमने ढेर सारे क्वेश्चन करे, अभी थोड़े और क्वेश्चन करेंगे, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, और कुछ होमवर्क भी देंगे जिसे आपको जाकर घर पे ट्राई करना होगा, तभी आएगा समझ में। ठीक है, एक बार प्लीज इसको नोट कीजिए। यहाँ पर मेरे पास एक PYQ बुक है, उसमें से मैं PYQ खोल कर आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर देखिए एक PYQ है 92 और 510 का LCM याद कीजिए, तो इसको याद कर लेंगे। फिर सिद्ध कीजिए अंडर रूट 3 एक परिमेय संख्या है, ये देखिए आया है और मैंने अभी कराया है इसको। फिर आया है 15, 18, 24 का लासा याद कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। 148, 185 का सरलतम रूप ज्ञात ही कर लेंगे। फिर आया सिद्ध कीजिए 2 अंडर रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो जैसे 2 अंडर रूट 3 को सिद्ध करना है ना, तो पहले 2 अंडर रूट 3 को एक परिमेय मानेंगे, फिर इसको PYQ के बराबर कर देंगे, फिर इसका स्क्वायर कर देंगे, तो 4 अंडर रूट 4 3 12 आ जाएगा, 12 आ जाएगा, और इसे पी स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर आ जाएगा। फिर क्यू को इधर लेकर जाएंगे, 12 क्यू बराबर पी स्क्वायर अपॉन क्यू। फिर वही दूसरे क्वेश्चन वाला पहले क्वेश्चन वाला लैंग्वेज कि 12 क्यू एक पूर्णांक है, लेकिन यह एक परिमेय संख्या है, और पूर्णांक और परिमेय संख्या पूर्णांक और भिन्न बराबर नहीं हो सकते हैं, इसलिए यह धारणा गलत है, अतः 2 अंडर रूट 3 ही अपरिमेय संख्या है। इस तरह से फिर अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि 12 और 21 का लासा 84 है, तो मासा ज्ञात कीजिए 12 21 का। तो
12 और 21, 12 गुणे 21 का लासा 84 है, तो लासा 84 और मासा ज्ञात करना है, मासा x मानिए। अब 12 सब 84 और 7 तरीके 21, तो x बराबर 3 आ गया मासा। फिर ऐसे निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी अपरिमेय, इसमें बच्चे गलती करते हैं, इसको आइए मैं कराता हूँ। तो पहला है ऑप्शन दिया है √3/√5, √3/√5, और दूसरा ऑप्शन है √2 गुणे √7, और तीसरा ऑप्शन है √5 प्लस √7 √5 माइनस √7, और चौथा ऑप्शन है √12। और इसमें से इन चारों ऑप्शन में से चुनना है कि कौन सा एक परमीय संख्या है। तो परमीय संख्या चुनना है, तो सबसे पहले सबको सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो √14 आएगा, ये 12 सॉल्व नहीं होगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो √3/5 आ जाएगा, इसको लिख सकते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा कराएंगे तो आएगा 5 - 7 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, 5 तो -2, तो -2 पहले ही दिख रहा है कि यह एक परमीय संख्या है और इसमें से सब अपरिमेय, यानी ऑप्शन नंबर 3 सही है। इस तरीके का क्वेश्चन आ गया। पहले सॉल्व करना है फिर देखना है। फिर आया सिद्ध कीजिए √2 उसी की तरह √3 की तरह। फिर आया है 26 56 का एलसीएम 156 है, तो एचसीएफ ज्ञात कीजिए, ज्ञात कर लेंगे। सहभाज्य संख्याओं का एक युग्म है, तो सहअभाज्य संख्या वो होती है जिनका एचसीएफ 1 हो। जैसे इसमें दिया है 14 35 और 18 25 31 93 और 32 62, तो जिसका एलसीएम 1 होगा वही सही होगा। तो यह सहअभाज्य संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिनका एचसीएफ 1 हो, एलसीएम नहीं एचसीएफ। इसी तरीके से आप पूरा लेक्चर अटेंड करने के बाद आप लोग सारे क्वेश्चन मैक्सिमम कर लेंगे इस चैप्टर के, और हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं।